नमस्कार, मैं सत्य प्रकाश और आप देख रहे हैं सशक्त भारत न्यूज। बिहार में चल रहे चुनावी मौसम को लेकर हम आज पहुंचे हैं बिहार के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, वर्तमान सिवान सदर के विधायक, सिवान के दूसरे गांधी कहे जाने वाले अवध बिहारी चौधरी जी के यहाँ। हम इनसे जानेंगे सिवान जिले के राजनीति के साथ साथ पूरे बिहार के राजनीति पर कुछ चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए सशक्त भारत न्यूज। अध्यक्ष जी, आपका स्वागत है। आप लोगों को भी मैं अपने राजनीतिक निवास स्थान पर सबों को मैं स्वागत करता हूं कि आप लोग आए और हम लोग एक साथ बैठकर कुछ बातचीत कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपको। हमारा पहला सवाल होगा आपसे कि जो अभी सिवान में राजनीतिक गतिविधियां चल रही है, विशेष करके आपके राजद परिवार को लेके, जिसमें जो नया नवनियुक्त जिला अध्यक्ष का चुनाव हुआ, इसमें कहीं कहीं दो गुट दिख रहा है, एक विपिन कुशवाहा गुट और एक वर्तमान अध्यक्ष अजय भास्कर जी का गुट। इस पर क्या कहिएगा आप? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल में न कभी गुटबाजी रही है और न गुटबाजी होगी, न आज गुटबाजी है। एक लाइन में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि गुटबाजी किस बात की है। राष्ट्रीय जनता दल में जो है उनकी जिम्मेवारी है कि सामाजिक न्याय, सांप्रदायिक सद्भावना और सभी समाज के सभी वर्ग के भाइयों को लेकर चलना। कहीं पार्टी में किसी तरह के बिखराव नहीं होने देना। हमारी पार्टी किसी खास जाति समूह की पार्टी नहीं है, आम की पार्टी है और हम लोग अंग्रेजी में उसको A to Z की पार्टी है। इसलिए सब लोगों के काम है पार्टी को मजबूत करना, दल को संगठित करके रखना, समाज के सभी वर्ग के भाइयों को, चाहे किसी वर्ग में जन्म लिए हों, वो सब भाइयों को एकजुट करना। अगर कहीं रूठे हैं तो उनको मनाना, उनको ले आना और उनसे संगठन के काम कराना, यह निर्देश है, आदेश है। यही हमारे दल के सिद्धांत है, नीति है कि हम जोड़ने में विश्वास करते हैं, हम तोड़ने में विश्वास नहीं करते। एक सवाल है हमारा, क्योंकि आप राजद के सबसे कद्दावर नेता हैं, सबसे वरिष्ठ नेता है राजद के, आप मंत्री भी रहे हैं और अभी जो 17 महीने की सरकार थी राजद की, महागठबंधन की, उसमें आप बिहार विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो आप अभी बिहार में एक बहुत ज्यादा चर्चित मामला चल रहा है सारिका पासवान और आशुतोष कुमार को लेकर, जो कि आशुतोष कुमार भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के अध्यक्ष हैं और सारिका पासवान आपके पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता हैं। तो ये दोनों लोगों के बीच में कुछ अमर्यादित भाषाओं को लेकर लगातार बयानबाजी चल रही है। तो इस पे सारिका पासवान को लेके पार्टी के पक्ष से कोई बयान नहीं आया, इसको क्या कहिएगा आप? आपके प्रश्न का जवाब, जो बात आप उठा रहे हैं उस पर हम बहुत गंभीरता से नहीं देखे हैं। स्पीकर बनने पर भी अपने दायित्वों का निर्वहन खूब बुलंदी के साथ, नियम और प्रक्रिया के साथ, सत्ता और विपक्ष दोनों को मैंने एक नज़र से देखा और काम किया। यही होना भी चाहिए। तो जो प्रश्न आप उठा रहे हैं, अभी मैं सिवान में ही रह रहा हूँ और रिसेंट कोई बातें होगी तो बिना कुछ गहराई में जाकर कुछ जाने समझे हमें कुछ बोल देना मेरे ही मन को अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा राजनीतिक गलियारों में चर्चा चल रही है कि ये जो ये दोनों लोगों के बीच आपसी अमर्यादित भाषाओं की टिप्पणी जो चल रही है, जो वाकया चल रहा है, तो ये महागठबंधन की तरफ से जातीय रूप देने का काम हो रहा है, क्योंकि चुनाव नजदीक आ चुका है। कभी नहीं, कभी नहीं। अगर हमको देश को मजबूत करना है, अब अगर हमें पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरी देनी है, हमें अलग अगर जो खेत खलिहान में काम करने वाले, कल कारखाने में काम करने वाले, जो बेरोजगार हाथ है, जो मेहनती है, उसको रोजगार देना है। तो अगर हम इस तरह के वर्ग विभेद में अगर हम फंसेंगे तो हमारे देश का कल्याण नहीं हो सकेगा।
हाँ, कुछ लोग हैं जो इस तरह के विचारधारा के लोग हैं, उनके मन में जो भाषण या जो बातें होती है उसमें बंटवारा का झलक निकलता है, उसमें भेदभाव के बू आती है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, और मेरे सोच समझदारी के साथ, कि सामाजिक न्याय और सांप्रदायिक सद्भावना, आपसी भाईचारा, प्रेम, व्यवहार और सबों को एक नजर से शीर्ष के नेता लोग देखें और जो कहें सो पूरा करें। आज हम देख रहे हैं कि बोलने के लिए मजमे में बहुत कुछ बोल दिया जाता है, लेकिन धरातल पर जो बोला जाता है उसका कार्यान्वयन नहीं होता है। इस तरह के बातें करने से देश में गुमराहियत फैलती है और देश को कमजोर करने का काम होता है। लेकिन फुहरापन नहीं आना चाहिए। फुहरापन अगर राजनीति में आ गया, जो फुहरापन के काम करता है, जो समाज को बांटने का काम करता है कोई हो, तो मैं समझता हूं कि वो अच्छा नेता और अच्छा राजनीतिज्ञ, अच्छी पार्टी नहीं हो सकती है। और वैसे दल और वैसे सरकार से देश की तरक्की, बेहतरी और देश के बेरोजगारी, महंगाई, लाचारी, बेबसी और ये जो बलात्कार और रिश्वतखोरी और घूसखोरी और लोकतंत्र जिस तरह से सवार है, इन तमाम समस्याओं का निदान अगर विचार सही नहीं होगा तो नहीं हो सकता है। सवाल है हमारा कि राजनीति में जो आज की राजनीति चल रही है, राजनीति में ओछी मानसिकता और अमर्यादित भाषा का उपयोग करना कहां तक जायज है और कहां तक समाज के लिए सही रहेगा? अगर अच्छे राजनीति के पाठशाला में शुरुआती दौर में जिनकी शिक्षा होगी, राजनीतिक शिक्षा, तो वह कभी भी अपशब्दों का प्रयोग नहीं करेगा। बात को जरूर बोलेगा, लेकिन उस बात में कहीं भी बंटवारा नहीं नजर आएगा, कहीं भी नीच ऊंच की भाव नहीं दिखलाई देगी। और फुहरापन बोलने वाले और समाज को बांटने वाले जो विचारधारा होगी वो बहुत दिन तक टिकती नहीं है, बहुत दिन तक न टिकेगी और न उनसे समाज का कल्याण होगा। तो मैं कहना चाहता हूं आपके प्रश्न के जवाब में कि इस तरह के ओछी राजनीति करने वाले लोग बहुत दिनों तक राजनीति में टिक नहीं पाएंगे। फुहरापन शब्द जो है, जो आपने कहा, हम देखते हैं, अब क्या हम बतावें आपको, हम तो बहुत को लिए ये सब चीज में नहीं ढुकना चाहते हैं। मेरे जैसा आदमी के मन बहुत दुखित हो जाता है जब मंचों से कोई बात मैं सुनता हूँ। अनर्गल, बेसलेस, कोई उसमें लॉजिक नहीं है। आप जो है चार्ज करते हैं। क्यों चार्ज करते हैं? अरे तुम अच्छा काम करो, हम गंदे हैं तो समाज हमको गंदा कहेगा। एक दिन हम भी अपने समझ जाएंगे कि हमको कोई नहीं मान रहा है, इज्जत नहीं मिल रही है, तो हम तो अपने आप सुधर जाएंगे। इसलिए बेरोजगार नौजवानों की समस्या इस देश में फौज खड़ी है और नौजवानों के प्रतिशत है, और जवानी जिधर चलती है जमाना उधर चल रहा है। इसलिए उन लोगों के पहले नौकरी देने के लिए, रोजगार देने के लिए व्यवस्था में सुधार करनी चाहिए। महंगाई चरम सीमा पर है। आखिर बतलाइए, फिर सुनते हैं कि गैस का दाम बढ़ गया। तो इस सब पर मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं कुछ कहूंगा। मैं यही कहूंगा कि व्यवस्था नाम की चीज नहीं रह गई है, और जो व्यवस्थापक लोग हैं उन लोगों को भी अपने हृदय से पूछना चाहिए कि आखिर ये सब हो रहा है तो क्यों हो रहा है। आखिर ये देश जो है
गांवों का देश है, किसानों का देश है, गांव में बसने वालों का देश है। और इसके काम कहाँ है? तो इसके काम ब्लॉक में है। गांवों के देश जो 80-85% है, उसका काम कहाँ है? उसके समस्या का निदान कहाँ है? प्रखंड में है, उसका निदान अंचल में है, उसका निदान थाना में है, उसका निदान ज्यादा बढ़िएगा तो एसडीओ के यहाँ है, अस्पताल में है, उसका निदान बहुत कम है सेक्रेटेरिएट और डायरेक्टोरिएट में। ये यहीं तक जाते हैं। अब आप बताइए, एक दाखिल खारिज कराने के लिए हम लोगों के जमाने में अगर कोई 50 रुपया लेता था, मैं ईमानदारी के साथ बोल रहा हूं, कभी मैं जो बोल रहा हूं कोई पॉलिटिकल बात नहीं बोल रहा हूं, मैं हृदय से बात को बोल रहा हूं, सच्चाई को मैं बोल रहा हूं, जो देख रहा हूं देश की स्थिति उस पर मैं बोल रहा हूं। 50 रुपया कोई दे देता था तो कहता था कि काम हमारा तो हो गया, खूब वीडियो इज्जत किए, बैठाइए, सीईओ बैठाए। आज चाचा 20 रुपया दे दिए, हम कहिए वो मांगा कि तो दी था ना, काम हमारा झट से कर दिए तो मिठाई खाने के लिए दे दिए। आज 20,000, 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 एक दाखिल खारिज कराने में खर्च हो रहा है। मैं नहीं बोल रहा हूं, आप भी किसी घर से आते होंगे, इस तरह के परिमार्जन वगैरह का काम आपको भी होगा, उनके भी होगा, उनको भी होगा। ये सब लोगों की समस्या है। आप देख लीजिए कि है कि नहीं है। आप डेवलपमेंट के विकास के काम करते हैं, आप चले जाइए, इंदिरा आवास जिन लोगों के पास हो, ये उसके पास जाइए, कहिए कि ये गरीब, तुम्हारा इंदिरा आवास पास हुआ है? हाँ पास हुआ है सर। तुमको पैसा पूरा मिल गया है? ना सर, 40,000 काट करके, 45,000 काट करके अब पैसा हमको मिला है। तो कौन रोकेगा? बाजार पर कोई नियंत्रण नहीं है, चंद लोग हैं मालोमाल हो रहे हैं। हम और आप तमाम लोग अभाव में जिंदगी जी रहे हैं। किसी जात के कह रहे हैं? हम सब जात के कह रहे हैं। ये वर्तमान सरकार की विफलता हो सकता है। माने हम कहते हैं कि ये विफलता न है, विफलता नहीं है तो क्या है? विफलता नहीं रहती तो आपको बतलाते हैं मजाल है कि सरकार नाम की मजबूती की सरकार हो और सरकार एक आदेश कर दे, नीचे के जो स्टाफ पदाधिकारी है और उसके नीचे वाला जो है जुल्म करता हो, नियंत्रण नहीं हो, कंट्रोल नहीं हो। व्यवस्था चरमरा गई है, बेरोजगारी बेकारी बढ़ी है, रिश्वत पर कोई लगाम लगाने वाला नहीं रह गया है कि एकता, एकजुटता, आपसी भाईचारा और नौजवानों को आगे बढ़ाना, उनके सुख दुख में शामिल होना, उनको रोजगार देना, नौकरी देना और कल कारखाने लगा करके जो नहीं पढ़े लिखे हैं उनको रोजगार देना, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। और धार्मिक उन्माद पैदा करने से कोई फायदा नहीं होता है। धार्मिक उन्माद किस चीज का उन्माद पैदा करेंगे? अब बताइए ना, वो देखिए तो आप, हमारे और बाबा साहब जननायक कर्पूरी का लगा है कि नहीं? देखिए वो जो है हमारे हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक मौलाना मजलू का है कि नहीं? जवाहरलाल नेहरू प्राइड ऑफ इंडिया उनका है कि नहीं? हमारे राजेंद्र बाबू का है नहीं? बीपी सिंह का है कि नहीं है? मुलायम सिंह का है कि नहीं है? हम कहा, हम बताइए ना, यही ना हमारा अच्छा सही स्वरूप है। इंदिरा गांधी का है, फिर नौजवानों का है, फिर वहां देखिए वो महिला है, हिना जी का है, साबदीन जी का है। आइए इंग्लैंड वगैरह स्पीकर में गए थे तो उसमें ही सब देख रहे हैं। ये है, इधर ताकिए ओथ लिए थे वो सब है, उधर आप ताकिए पटेल साहब का है, कलाम साहब का है, लोहिया जी का है, गांधी बाबा का है, सुभाष चंद्र बोस जी का है, जगदेव बाबू का है। हमने आखिर ये क्यों लगाया है? हम इसलिए लगाए हैं कि जो
जिसका मिजाज बहका होगा यहाँ बैठेगा तो उन लोगों से रोशनी मिलेगी, तो हमारा रास्ता भटका हुआ वो भुला जाएगा, हम सही रास्ते पर चलेंगे। बड़ी सवाल है बिहार के लिए कि पिछले 20 साल से एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार जी पिछले 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। ऐसे 20 साल पहले लालू यादव की सरकार हुआ करते थे, लेकिन आज के भी समय में लोगों को ये डराया जाता है या गुमराह किया जाता है कि नहीं लालू यादव आएंगे तो फिर जंगल राज वापस आ जाएगा। मैंने कहा कि समाज के लिए सच बोलना अगर बगावत है तो समझो मैं भी बागी हूं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में स्लोगन आया था, परिवर्तन हुआ था, परिवर्तन हुआ था। गरीब जग जाओ, बाल बच्चे को पढ़ाओ, तुम अपने अधिकार को समझो, तुम स्वतंत्र हो जाओ, तुम जो है ये जो है सरकारी जो तंत्र है, सरकारी जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था को चेतावनी दे देना कि अगर गरीबों के साथ, जनता के साथ अगर आप सही तरीके से पेश नहीं आइएगा तो आपको मैं कानूनी कार्रवाई करके दंडित करूंगा। बलात्कार, अपहरण, लूट, बेविचार, रिश्वतखोरी, घूसखोरी, महंगाई, तो उस जमाने में नियंत्रण में था। गरीबों के या सब लोगों को जगाने के लिए वो कहे तो वो हो गया जंगल राज। आज लोगों से पूछिए, ईमानदारी वाले जो आदमी होगा, कि वह जंगल राज था कि यह जंगल राज है। आज जिस तरह की स्थिति बिहार में, देश में बनी है, लालू जी का राज जो था, जिसमें हम लोग थे, वह गरीबों का राज था, सबों का राज था, समता का राज था और मंगल राज था, महामंगल राज था। आज जो है ये महाजंगल राज, आज जो सरकार चला रही है, महाजंगल राज यह है। लेकिन उल्टा चोर कोतवाल के डांटे। ये लोग अपने कुर्सी के लिए, चूंकि शिक्षा अभी 100% नहीं है, अभी शिक्षा 100% नहीं है, अभी आप 100% साक्षर नहीं है, अभी आज भी गांवों में निरक्षरता है। आज भी जाइएगा, घूमिएगा तो अंगूठा कोई ना कोई दे देगा। कहां 100% केरला को छोड़कर अन्य जगहों पर है। इसलिए डरवाया जाता है, ऐ बिहार की जनता, अगर तुम राष्ट्रीय जनता दल, आदरणीय लालू जी, आदरणीय तेजस्वी जी के सरकार बनाओगे तो फिर वही जमाना आ जाएगा। अब बिहार का गरीब कहता है कि लालू जी के जो मंगल राज था, न्याय का राज था, हम लोग वही पसंद करते हैं। और ये राज जहां इतना बड़ा लूट है, इतना बड़ा खसोट है, इतना बड़ा रिश्वत है, इतना बड़ा महंगाई है, शिक्षा में कहीं गिरावट नहीं है, तो इसको कैसे आप कहते हैं कि हमारा राज बड़ा नीमन राज है? अब कहा और ही कहें हम। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि लूट हो ही रही है, भ्रष्टाचार बढ़ ही रहा है, बलात्कार हो ही रहा है, रिश्वतखोरी हो ही रही है, अफसरशाही हो ही गई है, आए दिन हत्याएं हो रही है, आए दिन हत्याएं हो रही है। त्राहिमाम सब लोग हैं, हम ही हैं, आप नहीं हैं। कौन नहीं है? कौन इस बिहार के किस बिरादरी के भाई है जिसके साथ ये घटनाएं नहीं घट रही है? इसलिए वोट के लिए जंगल राज, लालू जी के राज को जंगल राज कहा जाता है कि लोग डराए और उनको ना वोट दे करके हमको वोट दे दे, ताकि हम फिर बिहार में कुर्सी अख्तियार करके मुख्यमंत्री बनाकर सरकार बनावे और फिर जो है लूट की छूट हो जाए, तो इसलिए कहा जाता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बिहार की जनता और बिहार के लोग होशियार है, और जब तंग और तबाही क्लाइमेक्स में पहुंच जाती है तो फिर परिवर्तन की तरफ लोग भाग जाते हैं। तो अब जो है पाप के घड़ा भर गया है,
20 वर्ष को लोग देखा, 20 वर्ष में किसी को एक नौकरी नहीं मिली। आज 17 महीना में हम लोगों के साथ आए थे तो तेजस्वी प्रसाद यादव ने दे दिया 5 लाख नौकरी, 10 लाख की घोषणा थी। 3-3.5 लाख फाइल बढ़ाए कैबिनेट में, उस पर मोहर नहीं लोग लगाए कि पॉपुलर हो जाएंगे तेजस्वी। अरे आदमी काम से बड़ा होता है, मुंह अब ज्यादा बोलने से नहीं होता है। काम प्यारा होता है, चाम प्यारा नहीं होता है। हमको चाहिए काम, हमको चाहिए न्याय, हमको चाहिए विकास। तो ये काम जो है नहीं हुआ है। और इस बार बिहार की जनता और नौजवान तैयार हुए हैं परिवर्तन करने के लिए। तो ये जितना खेला लोग खेल लें, आने दीजिए चुनाव। मुझे भरोसा है कि समाज के सभी नौजवान, सभी वर्ग के भाई मिलजुल करके, दलित के भाई, शोषित पीड़ित जो जनता है, सभी वर्ग के लोग इस बार परिवर्तन करेंगे। प्रशांत किशोर का एक टिप्पणी आया था कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि माई बहन योजना का तहत 2500 रुपये हर महिलाओं को देंगे, लेकिन उतनी तो बिहार के बजट भी नहीं है एक साल का जितने ये पैसा देने की बात कह रहा है। देखिए, प्रशांत किशोर जी को मैं कुछ नहीं कहूंगा। प्रशांत किशोर जी अपना काम कर रहे हैं। मोर जो है जंगल में दिन भर नाचता है। मोर जो है जंगल में बदरी जब लगती है तो खूब ठुमकिया नाचता है, लेकिन जब अपने पैर के तरफ ताकता है तो पैर के रंग को देख करके मुरझा करके गिर जाता है। वही हाल इनको होने वाली है। ये हमको लग नहीं रहा है हम लोगों के क्या हाल है। हम लोगों के इस पॉकेट में नहीं है कि आपको हम 500 रुपया दे दें मिठाई खाने के लिए, लेकिन ना जाने वो कहाँ के राजा हैं। आखिर सब लोगों के महीने पर 10,000 तो 20,000 तो 15,000। आप पियर की रंग के मार सीमान में गाड़ियां घूमती है, तो अब उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा। कहना भी नहीं चाहिए, उनको क्या कहना चाहिए। वो अपना काम कर रहे हैं। उनकी जो इच्छा है, जो उनकी कॉन्स्पिरेसी है, जनता समझ गई है। वो उनके इच्छा पूरे होने वाला नहीं है। जहां तक आंकड़े का सवाल है, जहां तक बजट का सवाल है, सरकार के हेड ऑफ जी, गवर्नमेंट के हेड ऑफ जी होते हैं, हेड ऑफ जो होते हैं, जो मुख्यमंत्री होते हैं, तो सोर्स जो है क्रिएट करना सरकार की जिम्मेवारी है। सरकार करती है। जो बोल रहा है ऐसे नहीं बोलता है। वह भी एक अच्छे इकोनॉमी वालों को टीम बना करके अगर हाई हाई हम काम करेंगे तो बजटरी व्यवस्था हमारा क्या होगा। तो उसके बाद अर्थशास्त्री लोग बतलाते हैं कि इतना हो जाएगा, तब इसका एडजस्टमेंट कहाँ से होगा। तो वो बतलाता है कि यहाँ से इतना, यहाँ से इतना, यहाँ से इतना, यहाँ से इतना हो जाएगा। हाँ बोलिए बोलिए, आप बोलते रहिए, कोई हर्ज नहीं, कहीं फेल नहीं करिएगा। तो कहाँ से करेगा। हम कहते हैं कि देहात में लोग कहते हैं कि लोग कहते थे चिढ़ा जाते थे, तो जो पायजामा सियाया है तो उसको शौच करने या मूत्र डिस्चार्ज करने का, मैंने वो पायजामा पहनता है तो जानता नहीं है कि कैसे होगा। तो जो कह रहा है, बोल रहा है, वो बुर्बक है। वो नहीं जानता है कि हम बोल रहे हैं, अगर हम पूरा नहीं करेंगे तो हमारा क्या गति होगा। इसलिए मतलब सारे व्यवस्था बिल्कुल नापे जोखे चीज है, अव्यवस्थित है। इच्छा शक्ति अगर सरकार की होगी, विल पावर, तो कोई चीज असंभव नहीं है। सरकार की बाहें बड़ी लंबी होती है। एक सवाल है सिवान को लेकर कि सिवान में 8 विधानसभा सीटें हैं। पिछली बार 2020 के चुनाव में महागठबंधन के यहाँ से 6 सीटें मिले थे। अब की पर क्या परिस्थिति बन रही है, क्या वही रिजल्ट फिर से वापस आएगा 25 में? देखिए, जो 25 के चुनाव में हमारे 8 जो विधानसभा क्षेत्र है,
मात्र 2 विधानसभा क्षेत्र उस बार बहक गया था 20 वाला में, लेकिन इस बार जो सरकार 17 महीना छोड़ करके हम लोग जिसमें थे, 20 वर्ष में करीब करीब 20 वर्ष होने जा रहा है ना, 17 महीना के माइनस कर दीजिए, शेष जो बाकी है उसको रख लीजिए। माने केवल जो है कागजी बात हुई है और स्लोगन हुआ है, और बेरोजगारी और बेकारी बढ़ाने का काम हुआ है, घटाने का काम नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि इस देश का भगवान किसान है, किसान ही अन्नदाता है। उस अन्नदाता के लिए यह सरकार कुछ नहीं की है। तो हम रोड मैप बना रहे हैं, तो हम फलाना कर रहे हैं, तो हम बाजार देंगे, तो हम जो है गोदाम बनवाएंगे, तो हम अनाज रखने देंगे, तो बारहमासा जो व्यवस्था किसान की सुरक्षा के लिए करेंगे, हम खाद देंगे, बीज देंगे, पानी देंगे, उसके लिए अलग बिजली देंगे। देखिए सब चीज में फेल्यूर लोग हैं, और गांव में किसान ही बचते हैं। आपके भी घर के लोग किसानी करते हैं, हमारे घर के भी किसानी, सब लोग हैं। तो हम पहले किसान हैं। तो ये तमाम लोग मिला जुला कर कहना हम चाहते हैं कि काम लोगों ने नहीं किया है, और आधारभूत संरचना जो हुआ है वह भी बहुत अच्छे तरीके से, जो सजग है वो कुछ किया है जनप्रतिनिधि, और जो सजग नहीं है वो अपने दूसरे ही तरह का काम किए होंगे लोग। तो इसका असर जनता समय पर लेगी। एक अंतिम सवाल हमारा है आपसे, बहुत समय ले लिया हम आपका, कि जब आप 2024 के लोकसभा चुनाव लड़े थे, उस समय आपके विपक्ष में हिना साहब चुनाव लड़े थे, तो और आज के डेट में आपके पार्टी की वो सदस्य भी हैं, इस पे क्या कहिएगा आप? देखिए, हिना साहब एक बहुत ही सूझबूझ और समझदारी के और सीधा साधा महिला है। मैं आज नहीं बोल रहा हूं, इस बार ना तो हम और वो लड़ गए, हम लोग तो हमेशा साथ ही लड़ाई लड़े हैं, उनके लड़ाई में रहे, हमारे लड़ाई में रहे, हमको मदद की है, हम भी मदद, पार्टी के आधार पर। तो राष्ट्रीय जनता दल को पसंद करने वाले इनके पति थे, और उन्होंने नीत और दल के नेता से कभी अलग नहीं हुए, मतलब लालू प्रसाद यादव जी से। उनकी ये पत्नी है। अब रहा सवाल कि डेमोक्रेसी में चुनाव लड़ने से किसी को रोका नहीं जा सकता है। अब इनके मन में क्या भाव था, क्या बात थी, ये चुनाव लड़ गई तो लड़ गई, तो लड़ गई। हम उससे कोई हमको नाराजगी या कोई हम इनके लड़ने से हम दुखी न उस समय थे न आज है। आपके हारने के कारण कहीं और जो है ये चुनाव लड़ गई, तो हम चुनाव लड़ गए, तो हम तो भाई टिकट जब हमको मिल गया तो हम थोड़े फॉरगो कर जाते कि नहीं हम लड़ेंगे। हम फॉरगो करते तो हम पार्टी में कहाँ से रहते। हम अपने लीडर के जो निर्देश आदेश होगा उसका पालन करें। हमने चुनाव लड़ा, और मतलब हम दोनों लड़ गए, वो भी लड़ी, ठीक है वो लड़ी, कहीं भी फूहर बात वो भी नहीं बोली। हम तो जिंदगी में फूहर बोलते नहीं हैं, हम किसी के नामों नहीं लेते हैं कि इतना लोग जुटे हुए मेहनत से नाम लेकर के इनका हम प्रचार करने जाए, तो हम भी नहीं कहीं बोले हैं, वो भी कहीं नहीं बोली है। लड़ ली, वो भी लड़ ली, हम भी। लेकिन घर में आग लग गई घर के चिराग से। राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन को चुनाव जीतने से यहाँ कोई ताकत इस लहर में भी नहीं रोक सकती थी, बशर्ते कि राष्ट्रीय जनता दल के टिकट से एक व्यक्ति लड़ा होता।
हम लड़ गए, राष्ट्रीय जनता दल के वोट हम ले लिए, अपना ले लिए। वो लड़ गई, अपना वोट ले ली। हमारा दोनों वोट का बिखराव हो गया। तीसरा आदमी बाजी मार लिया।